आज का पॉइंट है, आज केमिस्ट्री है, रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, इसके बारे में हमें जानना है कि भाई रासायनिक समीकरण से किन किन बातों का पता चलता है, क्या क्या सूचनाएं मिलती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें यह मालूम हो जाए, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो। H2O2 गिव्स H2O, ठीक है, यह समीकरण लिखा हुआ है, यह रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। करें कि इससे क्या सूचना मिलती है। सूचना का मतलब क्या होता है? जानकारी। इससे क्या जानकारी मिलता है? तो पहला तो बात हम यह कहेंगे कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेतों और सूत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अब देखो, आप जानते हो कि तीर चिन्ह के जो पहले है उसको अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? अभिकारक कहेंगे। और जो बाद में है उसका नाम क्या है? प्रतिफल है। ठीक है, यह कोई मैंने समीकरण लिखा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा क्या? H2O, जल बनाएगा। तो इसमें यह दोनों जो है, तीर चिन्ह के पहले जो है वह क्या है? अभिकारक। और यह क्या है? अब हमें इस सूत्र को लिखने से क्या पता चल रहा है? यह मालूम चल रहा है कि हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है। क्या होता है? हमें इस बात की जानकारी मिल रही है कि भाई हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? O2 होता है। और जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो पहला तो हम यह लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित बातों का जानकारी मिलता है। पहला, रासायनिक समीकरण से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिक्रिया के अभिकारक और प्रतिफलों के संकेतों या सूत्रों के बारे में जानकारी मिलती है ना। दूसरा जानकारी क्या मिलती है? दूसरा जानकारी हमें यह मिलती है कि रासायनिक समीकरण से हमें इस बात का पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप किन किन नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो पता लगा। तीसरा, रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों के, ये जो अभिकारक है ना, अभिकारकों के अणुओं और परमाणुओं की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। कैसे भाई? अब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। मैं H2 लिख दिया, जो लड़का नया होगा उसके लिए बता रहा हूं। H2 लिख दिया, मैं पूछूंगा कि भाई रे इसमें परमाणु कईगो है, तो जो नीचे लिखा है वही क्या है? परमाणु है। वही क्या है? परमाणु है। तो कोई संकेत के नीचे जो लिखा रहेगा ना वही परमाणु होता है। अगर मैं ऐसे N2 लिख दिया तो एक क्या है? परमाणु कितना है ना। लेकिन अगर मैं क्या करूं, H2 के पहले 4 लगा दूं, H2 के पहले, तो मैंने कई बार आपको समझाया है कि जो बगल में होता है वो अणु होता है। क्या होता है? ये 4 क्या है? अणु। अब पूछा जाए कि अणु कितना? 4, बगल वाला अणु होता है। और परमाणु निकालना है ना बबुआ, तो 4 यहाँ है, 2 यहाँ, 4 दूना 8। कई बार बताया जा चुका है कि नहीं? एक और एग्जाम्पल के द्वारा पहले समझा देते हैं। बात अगर क्लियर समझ में आ जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अणुओं की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी है? कैसे कह रहे हो? जो बगल में है वह क्या है? अणु। अब परमाणु अगर लिखना होगा 5 दूना के, इसमें कोई डाउट है क्या? तो हम यह तीसरा नंबर पर कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों के अणुओं तथा परमाणुओं के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। चौथा कहेंगे कि रासायनिक समीकरण से हमें प्रतिफल के अणुओं और परमाणुओं के बारे में जानकारी, संख्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। पांचवा कहेंगे कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। मोल कहने का मतलब देखो, यहाँ तो बगल में जो अणु कह रहे हो ना, वो समझो कि मोले है। यहाँ H2 है, आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का कितना मोल है? 1 मोल। और यहाँ हाइड्रोजन का कितना मोल है? अगर 4 H2O लिखोगे, 4 H2O लिख दिया, तो जल का कितना मोल? 4 मोल। जो अणु की संख्या है ना, वही क्या है?
मोलों की संख्या। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक और प्रतिफलों के, गैसीय अभिकारक और प्रतिफलों के आयतन के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? आयतन के बारे में। आप कहिएगा सर आयतन कैसे निकालेंगे? देखो, कहा जाता है कि एसटीपी पर, सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है भाई? 22.4 लीटर होता है। जैसे अब मैं कहूं 1 मोल का, अगर मैं कहूं H2, H2 क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन क्या है? गैस है, द्रव है या ठोस है? गैस है ना। तो यहां बगल में कुछ नहीं है तो क्या है? 1। मतलब यहां मोलों की संख्या क्या है? या मोल क्या है? 1। और 1 मोल का आयतन होता है, मोल यहां 1 है ना, 1 मोल का आयतन पूछा जाए तो 22। दूसरा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं, ये नाइट्रोजन है और यहाँ 3 है। नाइट्रोजन क्या होता है? गैस होता है। क्या होता है भाई? आयतन मैं पूछूंगा तो बताइए, यहाँ 3 है तो 3, और यह नाइट्रोजन है और इसके आगे 3 लगा है तो मैंने मोल का एगो है 3 गो। 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4। तो 12 गुना कीजिए, 66 67 लीटर निकल जाएगा। इसका आयतन हो जाएगा 67.2 लीटर। अगर मैं इसी तरह से आपसे सवाल पूछूं कि बताइए H2O4 और आयतन निकालना चाहता हूं, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। अरे भाई H2O जल रहा है। अब मैंने कहा गैस का ही आयतन निकल सकता है, क्योंकि एसटीपी पर सामान्य ताप और दाब है, उस पर 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। तो जब गैस रहेगा तभी आयतन निकालिएगा, इना कि कुछ हो का आयतन निकाल दीजिएगा। अब मान लीजिए ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और यहां मैंने 5 लिख दिया। मैंने पूछा भाई इसका आयतन निकालो, तो ये 5 हो जाएगा और इसका 22.4 हो जाएगा। 20 2 110 112, माने 112 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 112 लीटर। तो आपने कुछ इस प्रकार से समझा। फिर से एक बार हम समझा देते हैं। ये 5-6 जो है वो याद रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। सवाल यह था कि रासायनिक समीकरण से हमें किन किन बातों की पता चलता है, या रासायनिक समीकरण से हमें क्या सूचनाएं मिलती है। तो रासायनिक समीकरण से सूचना का, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सूचना, जानकारी। हमें क्या जानकारी मिलती है? तो रासायनिक समीकरण से हमें क्या जानकारी मिलती है? अभिकारक और प्रतिफल के संकेत और सूत्र के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में हो? अब जैसे कोई भी आप रिएक्शन लिख रहे हो, C+O2 गिव्स CO2 लिख रहे हो ना, एकदम बोर्ड पर ध्यान देना, एकदम कंसंट्रेट कर दो बोर्ड पर। आप जिस बोर्ड से भी देख रहे हैं, चाहे बोर्ड नंबर 1 2 या बोर्ड नंबर 3 से देख रहे हैं, किसी बोर्ड से देख रहे हैं, आपको एकदम क्लियर आवाज भी वहां जा रहा है और यह भी बात समझ में आ रही है। आप केवल यहाँ कंसंट्रेट करना। ये मैंने लिखा C+O2 गिव्स CO2 लिखा ना। अब यह समीकरण है, ये क्या है? समीकरण। और मैंने कहा कि क्या सूचना मिलती है, तो डायरेक्ट याद करते चले कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक और प्रतिफलों के सूत्रों और संकेतों के बारे में जानकारी मिलती है। सूत्र या संकेत आपको मालूम चल रहा है ना कि भाई कार्बन का संकेत क्या होता है? C, ऑक्सीजन का संकेत O, इसका सूत्र क्या होता है? O2। तो यह जो होता है पहले तीर चिन्ह के पहले, अब कई बार मैंने बताया, ये अभिकारक होता है। क्या होता है? बाद वाला प्रतिफल। ठीक बा? जैसे दूध बा और मैं चाउर दे के ब्रह्म बाबा के सामने जो डबकावल जलो के नाम का होला खीर भोजन, तो डला दूध आपने डाला और क्या? चावल डाला। तो आप जो डाले हो तो बाद में बना खीर भोजन। तो जो डाले हो, जो आपस में क्रिया किया है, हालांकि ये खीर भोजन अभी क्रिया में नहीं आएगा क्योंकि वो केमिकल थोड़ी है, लेकिन समझने के लिए समझते हैं कि दूध और चावल को डालते हैं तो डब डब करता है, माने समझ लो कि अभी क्रिया कर रहा है, तो वह दूध और चावल जो है वह क्या हो जाएगा? अभिकारक। और जो खीर भोजन मिला वो क्या है? प्रतिफल। तो बाद में जो मिलता है उसका नाम क्या है? तो आपको पहला याद रखना होगा,
लोग पूछेगा कि रासायनिक, लोग क्या पूछेगा, बोर्ड पूछेगा कि रासायनिक समीकरण से हमें किन बातों की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, तो पहला पहला क्या कहिएगा कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों और प्रतिफलों के सूत्रों एवं संकेतों के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है? रासायनिक समीकरण से हमें इस बात का पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं और इन पदार्थों के अभिक्रिया के फलस्वरूप किन नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। दूसरा हो गया। तीसरा, इससे हमें इस बात का पता चलता है कि अभिकार इससे हमें समीकरण से हमें अभिकारकों के अणुओं और परमाणुओं के अपेक्षिक संख्या के बारे में कहिए, अच्छा, इस संख्या के बारे में जानकारी मिलती है ना। चौथा, क्या रासायनिक समीकरण से हमें प्रतिफलों के सूत्रों और संकेत, रासायनिक समीकरण से हमें प्रतिफलों के अणुओं और परमाणुओं की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। रासायनिक समीकरण से हमें गैसीय अवस्था में पदार्थों के आयतन के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि एक मोल गैस का आयतन एसटीपी पर 22.4 लीटर होता है। क्लियर है? यही 5 पॉइंट लिख देना, हो गया।